जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एक साइंस एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। आज ये क्लास जो है उसी सीरीज़ का क्लास नंबर 16 है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो टोटल क्लासेस कंप्लीट किए हैं अपने, वो 15 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, कितनी क्लासेस हो चुकी है? 15 हो चुकी है। आज ये 16वें नंबर की क्लास है। ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अपना जो टारगेट है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि ये क्लास 6 से लेकर के 10th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं सबको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आप लोगों को बाईलैंग्वेज कंटेंट बताता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए, अब चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में बैठ जाइएगा जहाँ मैथ साइंस पूछा जाता है, सभी में यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। और इवन अगर आप अदर के किसी एग्जाम में बैठते हैं जहाँ साइंस आती है तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ये जो टोटल क्लास होगी, लगभग 55 क्लास का मेरा टारगेट है, जिसमें फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट और बायो का तीनों पार्ट मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्लास 6ठी से लेकर के क्लास 10th तक, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अदर चीज़ों की भी प्रिपरेशन कराता रहता हूँ, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है आपका, उसका नाम जो है एसिड और बेस है, ठीक है ना। क्या नाम है? अम्ल तथा क्षार, हिंदी में बोलते हैं। अगर मैं बात करूं अम्ल की, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अम्ल, क्षार और लवण, वैसे ये चैप्टर का नाम है, ये आपके क्लास 10th में भी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी का भी देखा होगा, वैसे तो सारे लोग देखे होंगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। परिचय की अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, कह रहे हैं साफ साफ कि अम्ल, क्षार एवं लवण महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो कि एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है ना। जैसे हम लोग नींबू खा लेते हैं या नींबू का जूस पी लेते हैं, सेब संतरा खा लेते हैं, सब में क्या होता है, एसिड्स पाया जाता है, उससे हमारी बॉडी को भी बेनिफिट्स मिलता है। साथ ही साथ हम लोग जैसे आपका बेस हो गया, इनो वगैरह पी लेते हैं, बहुत सारी ऐसे पदार्थ हैं जो बेसिक नेचर के भी होते हैं, उसको भी अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और आप क्या अगर सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट जैसे आप लोग, एक तो नेचुरल नमक जो हम लोग खाते हैं NaCl, ठीक है ना, वो हो गया। तमाम इस तरह के सॉल्ट्स भी हैं जिसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो मोटा मोटा परिचय हो गया। ये आपके लोअर क्लासेस 6-7 में जो पार्ट है वहाँ पे इसका इतना दिया हुआ है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ के अब हम आ जाते हैं आपके साथ किस पे, अम्ल वाले पार्ट पे। सबसे पहले हम अम्ल को समझ लेते हैं, ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इसकी पहचान कैसे करी जाती है, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एसिड का, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें एसिड को पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि उसको टेस्ट करके पहचान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए सारा कंटेंट यहाँ पे पूरा नोट्स लिखा मिलेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ मैं आप लोगों को राइट साइड में सब कुछ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, जरूरत पड़ी तो आपको मैं ये PDF भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सुनते जाओ। एसिड्स क्या होता है, उसको पहचानने के लिए पहले दो तरीके अपने पास। पहला तरीका कि भाई हम उसको ना टेस्ट कर लेते हैं कि उसका टेस्ट क्या आता है। तो जब आप एसिड को टेस्ट करते हैं ना तो वो खट्टा लगता है। जैसे नींबू हो गया, आप लोग देखो गिनगिना जाते हैं ना, खट्टा लगता है, तो नींबू हो गया, वो खट्टा स्वाद देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से तमाम होते हैं पदार्थ है जिसको कि हम टेस्ट करके जो है पता कर लेते हैं कि ये एसिड है, ठीक है ना, खट्टे स्वाद से। अब बात आ जाती है कि क्या सारे प्रकार के एसिड को टेस्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं? तो जी नहीं, बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो इतने हाई होते हैं, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे हमारी जुबान या हमारे शरीर पे जलन हो सकती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है? तो उसके लिए ना कई सारे इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। सूचक का मतलब जो हमें सूचना देते हैं कि भैया ये एसिड है, भैया ये बेस है, ऐसे सूचना देते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो उन तमाम इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे। बेसिकली अगर एक सबसे कॉमन इंडिकेटर की मैं बात करूं तो उसका नाम होता है लिटमस पेपर, ठीक है ना। लिटमस पेपर होता है। इससे कैसे हम पता करेंगे कि एसिड है? मान लीजिए आपके पास ये एक बोतल है, इसमें कुछ आप भरा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ पता करके कि इसके अंदर एसिड है कि बेस है, तो मैंने आपको एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर दे दिया, कैसे, नीले रंग का, ठीक है ना। नीले कलर का हमने लिटमस पेपर दे दिया। तो अम्ल की ये नेचर होता है, परिभाषा होता है कि अगर उसके अंदर, ठीक है ना,
अगर उसके अंदर आप नीला लिटमस पेपर डालते हो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, फाइनली लाल रंग का हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब बात ये आती है कि अगर लाल रंग का डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, भैया लाल डालोगे तो वो लाल ही रहेगा, ठीक है ना। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे भी कंफ्यूज करता है, कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कि सार्वत्रिक जो आपके इंडिकेटर्स हैं, मतलब सार्वत्रिक जो सूचक होते हैं अम्लों के अंदर, उसका रंग कैसा आता है, तो ये याद रख लेना, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो लाल मान के चलना, ठीक है ना। तो और ये हो गया, एक वर्ड से इसको मैं याद रखता हूं, आप लोगों को भी बताता हूं, उसी से याद रखना, अनिल, क्या, अनिल, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, आ से हो गया आपका अम्ल, ठीक है ना। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को, नी से नीला हो गया, किस में बना देता है, लाल बना देता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बना देता है। तो ये बेसिक हमारे पास समझ हो गई अम्लों को लेकर के, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग को प्रकार की बात कर लेते हैं। पूरा का पूरा क्लास 6 से लेकर के अब जहां 7वीं 8वीं जहां पे भी इसका चैप्टर मिलेगा सारे पॉइंट टच करूंगा, ठीक है ना। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, फिर लास्ट में एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा आपका कह रहा है अम्लों के प्रकार, ठीक है ना, टाइप ऑफ एसिड्स। देखिए एसिड्स की अगर हम बात करें तो कई तरीके के वैसे तो होते हैं, बेसिकली हमें जो पढ़ना है 2 तरीके के पढ़ना है। मेजर ये है कि एक तो हो गया आपका नेचुरल एसिड्स, यानी कि प्राकृतिक अम्ल, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ, जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे फल फ्रूट्स पेड़ पौधे तो प्रकृति ने बनाया है ना, तो जो फल फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं वो सारे अम्ल कैसे होते हैं, आपके प्राकृतिक होते हैं। जैसे देखिए फलों और पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एसिड बोलते हैं, ठीक, यानी कि नेचुरल एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू के अंदर आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। लास्ट में मैं एक लिस्ट दे दूंगा जहां पे सबके नाम भी लिखे होंगे, पढ़ लेना, ठीक है। इमली हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है ना, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिरका हो गया आपका एसिटिक एसिड, सिरके को विनेगर भी कहा जाता है, तो ये याद रखना, ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे किस तरीके के अम्ल हो गए, तो आप कहोगे कि सर ये प्राकृतिक अम्ल हो गए, क्यों, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाए हुए पेड़ पौधे यानी कि फलों वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अब तो दूसरा फिर टाइप कौन सा आता है, वो आता है मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, ठीक है ना। वो कैसे होते हैं, ठीक है, तो उसको जरा हम जान लेते हैं मिनरल एसिड्स के बारे में। देखिए प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं मिनरल एसिड, मैनमेड भी बोल सकते हैं इसको। कहाँ पे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। नेचुरल तरीके से भी कुछ अभी दिखाऊंगा जो बन जाते हैं हमारे पेट के अंदर, ठीक है ना। देखो ये हो गया मिनरल, इसमें क्या क्या आता है, ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसका अगर मैं उदाहरण आप लोगों को बताऊं तो आपका हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड हो गया, HCl, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। दूसरा आपका आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि फार्मूला H2SO4 होता है, ये भी आपका क्या होता है, खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड में काउंट होता है। नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा इनके मिक्सचर से अम्लराज बनाया जाता है, जिससे सोने वगैरह साफ किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। 1:3 का अनुपात होता है, कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को अम्लराज के बारे में पता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि दूसरा का 2 टाइप हमने पढ़ लिया, एक प्राकृतिक अम्ल, एक आपका मैनमेड यानी कि जो खनिज अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है। नाम पता हो गया, एग्जाम्पल पूछेगा तो बता देना, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है ना। अम्लों के गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो अम्लों के अम्ल जो होता है 2 तरीके का गुण दिखाता है आपका, ठीक है ना। एक तो भौतिक गुण दिखाता है, एक आपका रासायनिक गुण को दर्शाता है, ठीक है ना। तो पहले हम कुछ नॉर्मल से प्रॉपर्टीज उसकी जान लेते हैं, क्या क्या गुण दिखा सकता है अम्ल। अब भैया पहली प्रॉपर्टी तो वो यही शो करता है कि वो जब अम्ल है, तो मैंने इसके डेफिनेशन में ही आपको बताया कि इसका स्वाद कैसा होगा, वो खट्टा होगा। ये इसका गुण है कि आप अम्ल को टेस्ट करोगे तो वो खट्टा लगेगा, ठीक है ना, सॉरोइन टेस्ट हो गया। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, वेरी नाइस। दूसरा इसका क्या नेचर होता है कि इसके पास अगर आप नीले लिटमस को लेकर के आते हो तो वो किस में बदल देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये न जाने कितनी बार पूछा, इसका डिटेल अभी हम लोग पोस्टमार्टम आगे भी करेंगे, ठीक है ना। कि जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा हुआ है कि अम्लों की धातु यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो गैस निकलती है कौन सी, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है।
वो यहीं नहीं रुकता एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप पहचानोगे कि कैसे ये हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस के परीक्षण को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी में। आप लोग देखोगे तो इस तरीके से बीकर लगा हुआ है, उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आता है एक बंदा, ठीक है ना। तो कैसे पहचान होती है हाइड्रोजन की वो मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान मान लीजिए कोई भी गैस निकल रही है, हमें नहीं पता गैस निकल रही है, ठीक है, हमें परीक्षण करना है कि क्या ये हाइड्रोजन है। तो आप ना क्या करना, जलती हुई मोमबत्ती या लाइटर लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ना जैसे दिवाली में छोटे छोटे पटाखे नहीं पट पट की आवाज करते हैं, तो वो ये पॉप अप साउंड निकालता है। कैसी आवाज निकालता है? पॉप पॉप की साउंड निकालता है। तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन गैस को परीक्षण करने के लिए हम ये पता करते हैं कि जब उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाया जाता है तो उसका जो साउंड आता है वो पॉप का साउंड आता है, पट पट यानी कि पॉप कप का साउंड आता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अगर आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट करना है ना, एक हल्का सा बताता हूँ। आप लोग ना कभी घर में ना तवा गरम करना, जब तवा गरम हो जाए ना तो उसके ऊपर क्या डाल देना, एक पानी की बूंद डाल देना, देखोगे वो बबल बन जाएगा और उसके अंदर से पट पट करके आवाज आएगी, फूटेगा वो जो बबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2O में से निकलती है वो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण आपको समझ आ गया होगा। क्लास 10th के एनसीईआरटी में बहुत बड़ा सा दे रखा है, आप लोगों को कोई रिटन एग्जाम नहीं लिखना है, आप लोगों को मैं एमसीक्यू यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये बता रहा हूँ, तो आपको उसी को टारगेट करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहचान जाओगे ना कि हाइड्रोजन गैस कैसे पहचानेगा, तो बता देना पॉपअप साउंड से आग के पास ले जाने से। अच्छा, कब निकलती है? जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करी जाती है, ठीक है ना। धातु मेटल तो समझते हो ना, टन टन उनकी अलग चमक होती है। अगला चैप्टर उसी का रहेगा, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। इतनी बात समझ गए। इसके और भी कुछ रासायनिक गुण है वो लास्ट में बताऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट है पहले उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, यूजफुल ऑफ एसिड्स, मतलब अम्लों का उपयोग क्या है। भाई अम्ल हमने पढ़ लिए, पहचान लिया अम्ल को, रासायनिक की चीजें देख लिया, अब उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके उपयोग के देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला, पाचन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? आप लोगों को पता होगा आमाशय होता है हमारे पेट के अंदर, मैं बायोलॉजी वाले पार्ट में आपको सिखाऊंगा। ये क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl गैस HCl रिलीज करता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है, स्रावित करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है ना, ये एक्सेस में होता है, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षार लेते हैं, कुछ खाते हैं, जैसे कि कई बार हम लोग वो खा लेते हैं इनो वगैरह, ठीक है। तो इसका चर्चा अभी बेस वाले पार्ट में करूंगा, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया खाना पचाने में पेट के अंदर, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आपका जैसे HCl हो गया, HCl का इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा बैटरी में डाला जाता है, कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है HCl का। हो सकता है थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस होगा, आप लोग ईयरफोन लगा करके ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना, क्योंकि पड़ोस में कहीं ढोलक शायद बज रही है, अगर आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, मे बी नहीं हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, कार की बैटरियों में कौन सा अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो इस पे एक बार और रिसर्च कर लेना आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि क्या हम एसिड के अंदर पानी डालते हैं या पानी के अंदर एसिड डालते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सर्च करके देखना, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा इसका इस्तेमाल की अगर मैं बात करता हूं तो सिरके में पाया जाता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन विनेगर, तो भाई इसका इस्तेमाल देखिए खाने पीने में भी हम कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, इस्तेमाल देख लिया, पहचान देख लिया, कुछ भौतिक और रासायनिक गुण देख लिए इसके। अब हम बढ़ चलते हैं किस पे, क्षार के बारे में, कि बेस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम बेस पे आ जाते हैं, बेस किसे कहते हैं। तो देखिए क्षार होता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्लों की पहचान होती है कि उनको जल के साथ अगर डिसॉल्व किया जाता है, घोल बनाया जाता है जलीय विलयन का, तो कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो क्षार होते हैं ना, वो OH आयन देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, बेस यानी कि क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना, क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं। इतनी बात समझ गए। तो क्या हम क्षार को भी टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्षार कैसे होते हैं, टेस्ट करने पे बड़ा कड़वा कसैला सा स्वाद आता है, ठीक है ना। कैसा आता है? कड़वा स्वाद होता है इसका, ठीक है। इतनी बात समझ गए। सब्सटेंस दैट हैड द, अच्छा, बीटर टेस्ट होता है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना।
अच्छा, तो भैया क्या हम सारे जितने भी सॉल्ट वो होंगे आपके बेस होंगे, सबको क्या चख चख के आप पता करोगे? कहोगे कि नहीं, सब तो नहीं चख सकते। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ और भी प्रूफ होना चाहिए कि पता करने के लिए कि ये क्षार है कि अम्ल है। तो उसके लिए आप लिटमस पेपर को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या काम करता है? उल्टा काम करता है एसिड का। ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके एक पास बोतल है, इस बोतल में आपने भर रखा है कुछ कोई पदार्थ है, आपको नहीं पता एसिड है कि बेस है, आपको चेक करना है। आप जाते हैं लाल लिटमस पेपर लेकर के आते हैं। कैसे रंग का लेके आते हैं? लाल कलर का लिटमस पेपर लाते हैं। यहाँ पे लेके आया ना आपने, तो इसका कलर कैसा हो गया? नीला हो गया इसमें डालते ही, ठीक है। इसका कलर कैसा हो गया? नीला हो गया। तो आपने बता दिया कि इस बोतल के अंदर जो चीज़ है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है ना। कई बार डायरेक्ट बेस नहीं पता करना होता, बेसिक नेचर का पदार्थ पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गए। तो अब ये याद कैसे करोगे कि भैया कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि लिटमस पेपर से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि अम्ल में लाल से नीला होता था कि नीला से लाल होता था। तो एक ट्रिक इसके लिए भी याद रख लो, क्या? बेलन। बेलन से मतलब हो गया बे से बेस, इंग्लिश वाला याद करना, बेस मतलब क्षार। ये लाल लिटमस को क्या करता है? ना से नीला कर देता है, ठीक है। याद रखोगे ये बात, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब जरा हम इसके प्रकार के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्षार के प्रकार के बारे में। तो देखिए क्षार के प्रकार के अगर आप समझना चाहते हैं टाइप ऑफ बेस का, तो इसमें देखिए ना इसकी स्ट्रांगनेस और वीकनेस के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। पहला क्या है? वीक बेस, यानी कि कमजोर क्षार। क्या है? कमजोर क्षार, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो कमजोर क्षार क्या होता है? दैनिक जीवन में पाए जाते हैं। जैसे कौन से उदाहरण ले लें? आपके बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बोल दोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है रासायनिक नाम इसका, ठीक है। क्या होता है बोलिए? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब ये होता क्या है? देखा आप लोगों ने घर में सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, अरे आप लोगों ने देखा होगा वो ठुकुआ बोलते हैं हमारे यूपी में, वो उसको फुलाने के लिए ना क्या करते हैं मम्मी लोग, उसमें कहती है ना व्हाइट कलर का सोडा खरीद के लाओ, मीठा सोडा बोला जाता है, वो मिलाते ही वो फूल जाता है। जो गर्ल्स अपने लर्नर हैं उन लोग तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। देखिए कोई जेंडर बायस का मतलब नहीं है मेरा, कि आप लोग जैसे घर में देखा होगा कि ये मिलाया जाता है, तो वो उसका ही नाम होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, ठीक है ना। और अगर वीक एसिड की मैं बात करता हूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH। देखिए इसकी पहचान ये भी है, अगर मान लो 2-3 आपके फार्मूले लिखे हुए हैं, मान लीजिए HCl लिखा हुआ है, ठीक है ना, H2SO4 H2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहीं मैं लिख दूं NH4OH लिख दूं, और आपसे बोलूं कि पहचानो कौन सा एसिड का फार्मूला कौन सा बेस का, तो देखिए एसिड बेस जहां रहेगा ना उसमें OH एक साथ दिखेगा आपको, ये पहचान होती है बेसिक सी। और जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आपको दिखेगा, तो ये पहचान लेना आप लोग, ठीक है। चलिए तो हमने वीक एसिड के वीक बेस के बारे में समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, यानी कि मजबूत क्षार कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ठीक है ना। ये एक चीज और नोट कर लो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, क्या है? सबसे मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे कि पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे हाई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो आप बता देना NaOH है, ठीक है ना। इसका जो निक नेम है वो कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अगला मजबूत बेस कौन सा हो गया? पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH हो गया। इतनी बात समझ गए। चलो जब पहचान वगैरह सब हो गया, अब हम चलते हैं इसकी भी कुछ गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। लिटमस को कैसा करता है? लाल से नीला कर देता है। तीसरा क्या है? स्पर्श में क्या है? फिसलन युक्त होता है, थोड़ा सॉपी टाइप होता है। सॉपी टाइप से मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घरों में साबुन वगैरह आता है ना, इसमें भी बेस मिला होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने क्लास 10th में अगर जो बच्चे यूपी बोर्ड से रहे होंगे तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साबुन बनाने की विधियों के बारे में समझाओ, ठीक है ना। तो वो यहीं से है, तो वो क्षार होता है उसमें, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, ये भी पहचान है इसकी। एक पहचान ये है कि अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। वैसे ही अभी आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। चलिए
आगे बढ़ चलते, ये सारा कंटेंट आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी है, ठीक है ना। अच्छा, क्षारों का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, यूज ऑफ बेस कहाँ कहाँ होता है, क्षार का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग बता देंगे कि जो क्षार का इस्तेमाल होता है जैसे साबुन और डिटर्जेंट बनाने में हो गया, बताया ना, पूछता है कई बार। और कहाँ होता है, एसिडिटी कम करने के लिए होता है, जैसे क्या हो गया आप लोगों का, इनो हो गया, इनो सुनते होंगे कि काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है ना, वो प्रचार आता था ना, दामाद जी को थोड़ा सा एसिडिटी हो गया, समोसा खा के मासी बुआ वाला देखा होगा जरूर आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो इसका इस्तेमाल समझ लिए। अच्छा, अब बारी आ जाती है सॉल्ट की, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है, ठीक है ना। तो सॉल्ट बनाने के लिए अम्ल क्या क्या, एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट किया जाता है तो बन जाता है सॉल्ट, ठीक है, क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है आपका, ये बात याद रखना। तो इसी का नाम उन्होंने दे दिया क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों दिया गया नाम, क्योंकि ना जो एसिडिक गुण होता है वो बेस की वजह से खत्म हो जाता है, जो बेसिक गुण होता है वह एसिड की वजह से खत्म हो जाता है, तो सॉल्ट जो बनता है वो नेचुरल बन जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि क्या जो सॉल्ट होता है उसका गुण केवल न्यूट्रल होता है, तो आंसर है नहीं। सॉल्ट जो है आपका अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल में आप लोग एक याद रख लीजिए, NaCl आपका हो गया, जो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हो, ठीक है ना, वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल गई कि सॉल्ट बनता कैसे है। तो सॉल्ट बनता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया अम्ल और क्षार की से, ठीक है, सॉल्ट बन गया। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं, तो वही उसी सॉल्ट की बात कर रहा है। इतनी बात समझ गए। अब कुछ इसके बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए पहले सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका NaCl हो गया, साधारण नमक हो गया, ठीक है ना, कॉमन सॉल्ट से इसको बोला जाता है, या कहीं कहीं इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कि जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, NaCl, ये बात याद रखोगे। अच्छा, चाक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, CaCO3, कैल्शियम का कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है चौक से, जिससे लिखा उखा जाता है, ये भी अब एक क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है, बेकिंग सोडा बता दिया, ये भी एक आपका सॉल्ट है, ठीक है ना। लेकिन इनका नेचर क्या है, ये जैसे नेचर में क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, कुछ आपका ये देखिए उदासीन प्रवृत्ति का होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो एक प्रश्न बार बार सीटेट और कई अदर एग्जाम पूछते हैं आपसे कि मुझे ये बताओ कि जो सॉल्ट होता है उसका वो कैसा होता है, क्या नेचुरल होता है, क्या न्यूट्रल होता है, या एसिडिक होता है, या बेसिक होता है। तो तीनों गुण होते हैं उसके अंदर, अलग अलग सॉल्ट अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो लवण उदासीन अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं, मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक यानी कि अम्लीय भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, तीनों तरह के हो सकते हैं, रट लो इस बात को, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, मतलब फुटबॉल जैसे क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये बात याद रखोगे। अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं, दे आर सॉलेबल इन वाटर, ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, ये बात याद रखोगे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, अच्छे से समझ आना चाहिए, बस कमेंट करके दो सब जरूर बताना कि हाँ सर सब कुछ समझ में आता है, रोक के वीडियो चाहे कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए फ्री में कंटेंट मिल रहा है, भरपूर यूज कीजिए। कहीं पूरे YouTube पे आपको एग्जैक्ट आप लोगों को कोई प्लेलिस्ट बना करके नहीं दिया हुआ, मैंने जब ये सर्च किया कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने आप लोगों को देखा कि ये टीचिंग एग्जाम में साइंस जरूर पूछता है, इवन आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, जनरल साइंस के नाम पे क्लास 6 से 10 तक की NCERT ही आती है, तो अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है ना। अब हम इसके इस्तेमाल को सीख लेते हैं। यूज ऑफ सॉल्ट, लवणों के उपयोग क्या क्या है भाई। खाने में होता है, खाने में उपयोग करते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट हो गया आपका NaCl, खाते हो ना नमक डेली, ठीक है। दूसरा क्या होगा, खाने और दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, दवा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसमें सॉल्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और क्या क्या होता है, सफाई के लिए जैसे वॉशिंग सोडा हो गया,
Na2CO3 हो गया, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो खाने पीने, सोने और सोने बोल रहा हूँ, खाने पीने में हो गया, कपड़े धुलने में हो गया, इन सारी चीज़ों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। तो इतनी बात समझ गया। चलिए, अच्छा, अब क्या जो हमने आपसे कुछ चर्चा किया था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचक, जो हमें बताते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कई तरह के सूचक होते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है टीचिंग एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो प्राकृतिक सूचकांक भी सूचक होते हैं और वो मैनमेड भी सूचक होते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सूचक की डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, जो सूचना देता है यानी कि इंडिकेट करता है, जो कह रहा है वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं उन्हें हम संकेतक यानी कि सूचक बोलते हैं। यानी कि अम्ल में अलग कलर दिखाएंगे, क्षार में कोई अलग कलर दिखाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। चलो अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। संकेतकों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो एक आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया यानी कि प्राकृतिक हो गया। प्राकृतिक में कौन कौन से आपके होते हैं, लिटमस पेपर हो गया आपका, जो कि हमने बता दिया पहले, अम्ल में लाल और क्षार में नीला होता है, ठीक है ना, इतनी बार समझ गए। अच्छा, प्राकृतिक में एक हल्दी होता है, टर्मरिक, जो हल्दी पीले रंग की होती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ये जब एसिड में आप डालोगे तो अपने नेचुरल कलर में रहती है, ठीक है ना। किस में रहती है, अपने नेचुरल कलर में रहती है। लेकिन जब आप क्षार में डालते हो तो रेड इन बेस, यानी कि ये ईंटे जैसे लाल रंग की हो जाती है, ठीक है ना। कभी ना एक काम करना, जैसे कभी हल्दी लगा हुआ कपड़ा जो है आप डिटर्जेंट में भिगो करके देखना, आपको पता चल जाएगा उसका कलर ना ऐसे ईंटे जैसा लाल रंग का हो जाएगा। जैसे मेरी पेन चल रही है तो ये यहीं से पता चलता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गया, हल्दी का रंग उसमें कैसा दिखाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक जो इंडिकेटर्स है वो समझ गए। अब कुछ कृत्रिम इंडिकेटर्स भी है या सिंथेटिक बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, क्या आप लोगों को भी साउंड जा रही है क्या बाहर, थोड़ा सा पता नहीं किस बात का लोग ढोल पीट रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में अभी जो होगा देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, कृत्रिम संकेतक। इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में ये बनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हो गया, फिनोप्थलीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फिनोप्थलीन, इसका रंग याद रख लेना, ये अम्ल में रंगहीन होता है। मतलब जब आप अम्ल वाली बोतल में डालोगे फिनोप्थलीन को तो ये कोई रंग नहीं दिखाता है। वहीं जब आप क्षार में डालोगे तो गहरा गुलाबी रंग दिखाने लगता है। कौन, फिनोप्थलीन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा आपका कृत्रिम वाला क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज। क्या, मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका। मिथाइल ऑरेंज क्या काम करता है, रेड इन एसिड, अम्ल में क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। येलो इन बेस, बेस में कैसा होता है, येलो कलर का हो जाता है। तो ये कलर याद रखना, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, अम्ल में लाल रंग का होता है, बेस में कैसा होता है, ये पीले रंग का हो जाता है। इतनी बात याद रखोगे, वेरी गुड। चलिए अब जो आप लोगों को बताया अम्ल का, साल्ट का यानी कि लवण का निर्माण कैसे होता है, तो उस अभिक्रिया का नाम मैंने बता ही दिया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो डेफिनेशन याद रखना, एसिड प्लस बेस मिलकर के जो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। साफ साफ लिखा है, दोनों भाषाओं में अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कुछ उदाहरण भी आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे देखिए एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ जब क्रिया कराया तो खाने वाला नमक यानी कि NaCl मिल गया और साथ में क्या बना, जल बन गया, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे। चलिए अच्छा, अब आता है एक pH स्केल, यानी कि pH स्केल क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए pH स्केल क्या होता है, एक तरह की स्केल होती है इस तरीके से, ठीक है ना, जिस पे नंबर से लिखे होते हैं। कितना नंबर लिखा होता है, ये लिखा होता है आपका, इधर 0 बीच में होता है और इधर, सॉरी बीच में 0 नहीं होता, मैं भी कुछ और लिख रहा था यहाँ, ठीक है। बीच में आपका 7 होता है, इधर 0 से शुरू होता है और इधर आपका कहाँ तक जाता है, ये 14th तक जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा ये बात हो गई, ये pH स्केल हो गई। ये क्या काम करता है, ये बताता है कि इसके इधर जो रेंज के लोग होंगे वो होते हैं क्या आपके, ये होते हैं अम्ल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और इसके राइट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। ये और जो बीच में होता है जिसका 7 होता है उसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, उदासीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी pH स्केल से, ठीक है ना।
अच्छा, पीएच का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही नाम होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, अब देखिए, ये देखो मैंने बता ही दिया 0 से 6 तक क्या होते हैं? अम्लीय माध्यम होता है, 7 को उदासीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल प्योर वाटर हो गया, ठीक है ना। 8 से लेकर के 14 तक कैसा माध्यम होता है? क्षारीय होता है, जैसे आपका साबुन वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो जितना 14 के पास जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, जितना ही 0 के पास आओगे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो याद रखना ये बात। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और है एक्सप्लेनेशन, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए क्या है यहाँ पे, अगर देखिए 0 से 6 तक बहुत कम अगर पीएच वैल्यू है तो वे बताता है स्ट्रॉन्ग एसिड को, यानी कि मजबूत अम्ल को, ठीक है, ये समझ गए। और पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल हो गया, ये समझ गए। क्षारीय का 8 से 14 स्ट्रांग हो गया, इतनी बात समझ गए। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ चलता हूँ कि पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। तो देखिए पाचन में हमने बता ही दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका पीएच 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है, ठीक है ना। एंट एसिड में हम लोग हो गया MgOH वोल्टाइस, ये उसी की बात कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं, इनो को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, पीएच से ही पहचान किया जाता है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ होता है? पौधों और कृषि में भी बहुत सारे पीएच हमें देखने को मिलते हैं। मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। अच्छा देखिए क्या होता है, दंत क्षय किसकी वजह से होता है? जब पीएच चेंज हो जाता है, 5.5 से नीचे अगर चला गया, जैसे आप बहुत ज़्यादा मिठाई अगर खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो आपके दांतों का जो पीएच लेवल होता है वो 5.5 से लेस हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दांत का जो इनेमल होता है वो खराब होकर के डिके करने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं हम लोग। और क्या है, जीवों और पौधों में सुरक्षा तंत्र में, ये देखिए एक ये याद रखना, मधुमक्खी में जो होता है ये पूछता है कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गया। तो जो मधुमक्खी में एसिड पाया जाता है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो ये किसी मधुमक्खी की या चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना, इतनी बात याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके पीएच वैल्यू याद रख लो, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना रखोगे? 1 होता है। नींबू के रस का लगभग 2 या 2 मान के चलो। सिरके का 3 होता है। कॉफ़ी जो होती है आपकी, जो कॉफ़ी पीते हो आप लोग, ठीक है ना, उसका जो एसिड, वो एसिडिक नेचर की होती है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 होती है, ठीक है। अच्छा, प्योर वाटर का मैंने बता ही दिया, 7 होता है पीएच वैल्यू। ब्लड यानी कि क्या हो गया, रक्त का पीएच वैल्यू कितना था? 7.4 होता है। रक्त जो होता है नमकीन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी रोते टाइम आंसू अगर मुंह पे लग जाता है तो आपको पता होगा उसका स्वाद कैसा आता है, नमकीन लगता है वो स्वाद में, ठीक है ना। अच्छा, बेकिंग सोडा हो गया, इसका 9 याद रखना। और क्या है, अमोनियम सॉल्यूशन जो होते हैं 11 होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है उसका पीएच वैल्यू 14 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए अच्छा, अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके, ये मैंने बता ही दिया, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। हाइड्रोजन गैस कैसे पहचानते हैं? जलती मोमबत्ती ले जाने पर पॉप साउंड निकालता है, तो ये याद रखोगे, ठीक है। ये तो हो गया था अपना, आगे बढ़ चलते हैं जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन गैस की पहचान हमने बताई दिया, देखिए पॉप साउंड है, रोक करके पढ़ लीजिएगा जब माचिस के पास ले जाते हैं। अच्छा, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया याद रख लो। अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी क्रिया करता है। इसमें क्या याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लों की जब धातु के धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस जो निकलती है उसका नाम होता है CO2 गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप H2O मतलब कि हाइड्रोजन गैस को पहचाने थे, वैसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी पहचान करनी होती है। वो कैसे पहचानोगे? क्योंकि ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कह रहा है CO2 गैस के बनने की पहचान क्या है? इसकी पहचान ये होती है जब इसे चूने के पानी यानी कि CaOH होल ट्वाइस में पाया जाता है, अच्छा पास किया जाता है तो पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया सफ़ेद हो जाता है। तो ये याद रखना, चूने का पानी को कैसा कर देता है? दूधिया सफ़ेद कर देता है, ये इसकी पहचान होती है। तो आपसे पूछेगा कि अगर एसिड CO2 का अगर पहचान करना है तो कैसे करोगे? तो ये क्या करता है, कैसा रंग देता है? दूधिया सफ़ेद कर देता है चूने के पानी को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, अम्ल क्षार की अगर एक साथ अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण इसका नाम होता है, क्या बोलता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है ना। चलो इतना हो गया बस। अब उसके बाद
4 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जल्दी जल्दी इसको कर लो, बहुत आसान आसान है, ठीक है ना। कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है भैया बताओ, खट्टे होता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षार यानी कि बेस का स्वाद कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, खट्टा होता है, नहीं स्वीट मीठा होता है, नहीं बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है, बताइए कौन सा प्राकृतिक अम्ल है। CH3COOH सिरके विनेगर का हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बताइए पानी यानी शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है मैंने कितना बताया, 7 होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। कह रहा है अगर किसी घोल का पीएच 2 है तो इसका मतलब वो मजबूत अम्ल है, 0 के पास पीएच आ गया, 2 है तो वो मजबूत अम्ल को बता रहा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं आपके। कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं अम्लीय घोल में कौन सा रंग देते हैं, तो अम्ल में कैसा भी इंडिकेटर हो अगर यूनिवर्सल है, जैसे लाल लिटमस हो गया आपका, तो वो कैसा रंग हो गया, लाल देता है, ठीक है, ये याद रखोगे। चलिए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो। फिनोप्थलीन क्षारीय घोल में कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, ये याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए और क्या है, अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको बोलते हैं हम लोग अच्छा सॉरी इस ये है यहाँ, अम्लों और धातुओं के साथ प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, बताओ अम्ल क्षार की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, अच्छा धातु है, एसिड अम्ल और धातु की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसका परीक्षण मैंने बताया पॉप साउंड से किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपका एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आज की वीडियो को खत्म करेंगे। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो मैंने बताया था अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, चूने के पानी को कैसा कर देता है, दूधिया सफेद कर देता है, ठीक है ना। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को पहचान के इसमें से आपको बताना है कैसी होती है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है अगली क्लास देख लो पहले, अगली जो 17 नंबर की क्लास है वो भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन की क्लास होगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे अब हम लोग, और बाकी कैसी लगी वीडियो 2 शब्द जरूर लास्ट में लिख करके जाना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।